तो दोस्तों जय भीम। आज हम मुंबई के यहाँ पर बैठे हैं एंटॉप हिल में, दोस्ती कॉम्प्लेक्स में, और जग प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ और माजी कुलगुरु मुंबई विद्यापीठ के, प्लानिंग कमीशन के मेंबर और एक्स माजी राज्यसभा मेंबर और यहाँ पर प्रसिद्ध विचारवंत करके आम्बेडकरी समाज में जिसका नाम है, ऐसे डॉक्टर भालचंद्र मुंगेकर जी, उनके निवास पर हम उनसे मिलने आए। ये बदलते वातावरण में भारत में जो वर्तमान परिस्थिति में चल रहा है, इन वर्तमान परिस्थिति में मीडिया में जो चर्चा हो रही है, जिस तरह से भी हो रही है, प्रजातंत्र के बारे में हो रही है, अध्यक्षीय प्रणाली के बारे में हो रही है, हुकुमशाही के बारे में हो रही है। भारत ये बहुत बड़ा दुनिया का प्रजातंत्र देश है जिसका संविधान बाबा साहब ने निर्माण किया है। तो ऐसी अवस्था में डॉक्टर साहब ने 2 मार्च को एक किताब का विमोचन किया था। उनकी लिखी हुई किताब है और उस किताब का विमोचन अस्वस्थ प्रजासत्ताक, इस हेड में, इस लाइन से वो बड़ा सुंदर कार्यक्रम उन्होंने रखा था। लॉर्ड बुद्धा टीवी को ये बात का पता चला कि सर, अम्बेडकरी समाज में बाबा साहब पर, बाबा साहब ने लिखे संविधान पर, प्रजातंत्र पर, ये सारी चीज़ें होती है, बुद्धिज्म में कैसे प्रजातंत्र है, इस पर सारी चर्चा होती है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कोई इस बात पर चर्चा कर नहीं रहा था। और ऐसी अवस्था में सर ने अस्वस्थ प्रजातंत्र, बहुत सुंदर एक विषय को लिया। हमको लगा कि चलो सर के निवास पर जाते हैं और उनसे आज के समय पर, जहाँ लोकशाही की कोई बात नहीं होती, इस देश में कल हुकुमशाही आएगी या इस देश में अध्यक्षीय प्रणाली आ सकती है, तो फिर ऐसे अवस्था में सर आपने वो किताब लिखी। तो मुझे लगता है उस किताब में महाराष्ट्र या पूरा देश जानना चाहेगा कि सर ने अस्वस्थ प्रजातंत्र ये नाम कैसे दिया। और उस विषय में आपने उस किताब को, मैंने पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन शायद ही आप इतने बड़े विचारवंत हैं, तो मुझे लगता है आपने प्रजातंत्र के मजबूती के बारे में, या प्रजातंत्र को जो आज खतरा जिस भी तरह से, चाहे धर्म हो या धर्म के नाम पर राजनीति हो, तो सर आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। दर्शकों को, सबको, आपको जय भीम, प्रणाम करता हूँ और लॉर्ड बुद्धा चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी जो किताब 2 मार्च को विमोचित हो गई, अस्वस्थ प्रजासत्ताक, उसके बारे में चर्चा करने के लिए अपने काबिल समझा। इस वास्ते मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश की वर्तमान हालत जो आज है, वो हालत इस देश को समृद्धि, शांति और विकास के मार्ग पर नहीं लेने जाने वाली है, इसके बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आने के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए और उन्होंने जितने भी आश्वासन दिए, उनमें से एक भी आश्वासन मोदी जी ने पूरा नहीं किया। चाहे वो किसानों का उत्पन्न दुगना करना हो, चाहे रोज़गार निर्मित हो, चाहे वो विकास की बात हो, चाहे वो सुख शांति और सबको लेकर साथ का विकास करेंगे उसका हो, सबको विश्वास, इसमें से कोई भी नहीं हुआ। उसके उल्टे परिणाम आज देश को भुगतने पड़ते हैं। और सबसे बुनियादी बात यह है कि देश का प्रजातंत्र, जो प्रजासत्ताक, जिसकी नींव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने राष्ट्र निर्माण जो किया, वो संविधान की जो नींव डाली थी, वो संविधान को ठेस आज पहुंच रही है। क्योंकि भारत में संसदीय विचार प्रणाली है, यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। मोदी जी चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऐसी होनी नहीं चाहिए और एक ऑपोजिशन मुक्त इस देश में कोई भी विरोधी पक्ष, विरोधी शक्ति नहीं होनी चाहिए। एक जिसे आरएसएस के भाषा में एक चालुकानुवर्तित्व कहते हैं, यानी 1 पार्टी, 1 ऑर्गेनाइजेशन, 1 नेशन, 1 कल्चर, 1 रिलीजन, एक नेता, एवरीथिंग 1। दिस इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी। भारत एक प्रजातंत्र है, एक प्रजासत्ताक है। यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, ये सब लोगों को मिला हुआ जो देश है,
वो देश की जो नींव जो है, एक बंधुता है, फ्रेटर्निटी है, आपस में एक सलोखा है, ये सबके ऊपर पानी उबालकर, पानी डालकर एक हुक्मशाही के प्रति मोदी जी देश को लेके जाना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल नामुमकिन है, देश के हित में नहीं है, देश को विनाश की तरह लेके जाने वाले। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जी जी सर। यदि ऐसा है कि कांग्रेस को अभी साधारण 3,000 करोड़ का इनकम टैक्स का कहना है कि इनकम टैक्स देना चाहिए कांग्रेस ने, और उन्होंने इनकम टैक्स डिफॉल्ट किया है। 1996 से निकाला है ये जो उनका जो बाकी देने की जो बाकी है। इतने दिन क्यों लगाए अभी इलेक्शन के बारे में, जबकि इलेक्शन शुरू होने वाले है, अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन 16 से शुरू हो जाएगी। इतने दिन इनकम टैक्स रेट वो डालने के लिए, वो इनकम टैक्स नोटिस लगाने के लिए सरकार ने क्यों लगाए? दूसरी बात ये है, केजरीवाल के बारे में जैसे कि लीडर है, सोरेन के बारे में, हेमंत सोरेन के बारे में कि झारखंड मुख्यमंत्री है, करप्शन के विरोध में आंदोलन चलाना और उनके प्रति एक्शन लेना हमारा उनका विरोध नहीं है। हम भी मोदी से ज़्यादा हम करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन एक करप्शन के खिलाफ लड़ाई नहीं है। करप्शन का बहाना निकालकर विरोधी शक्तियाँ, विरोधी पक्ष खत्म करने का ये इरादा है। सर मैं आपको इसी पर एक प्रश्न पूछता हूँ कि क्या ये जो है भारत में संविधान है, ऐसा है संविधान, लेकिन जो प्रणाली, क्या आप इसके रशिया चाइना में जो अध्यक्ष प्रणाली चल रही है, अब वर्तमान पत्र में आप तो अभी इतने बड़े लोग हैं, क्या उस लाइन में जा रहे हैं हमारे ये भारत की राजनीति कि विरोधी पार्टियों को खत्म कर देना, जैसे रशिया में सुनते हैं हम और चाइना में सुनते हैं, क्या इस लाइन में भारत की राजनीति जा रही है? जैसे कि मैंने जो अभी तो आपको जो कहा जी कि इसी तरह वहाँ तो कम्युनिस्ट पार्टी है, अभी तो कम्युनिस्ट पार्टी है ही नहीं। चाइना कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी उनका भी अमल नहीं है, लेकिन वो एक पार्टी के राजवट वहाँ है, एक रूल है। वहाँ तो रशिया में तो कम्युनिस्ट पार्टी नामशेष हो गई, लेकिन पुतिन की सत्ता है, यहाँ जिनपिंग की सत्ता है। इसी तरह मोदी चाहते हैं कि यहाँ सिर्फ एक पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके मोदी या मोदी के बाद दूसरा कोई भी, लेकिन ये प्रजातंत्र, प्रजासत्ताक, आरएसएस जो उनका जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो ध्येय है, उनका जो नतीजा है, उनके जो कारनामे हैं, उन्होंने भारत के जो संविधान है उसकी संभावना की थी। उनका ये कहना था कि ये संविधान भारत के कल्चर का रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब नहीं दिखाता है, ये संविधान में मंजूर नहीं है। उनका यहाँ तक कहना था कि 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी ही मिली नहीं। तो ये जो मामला जो आपने सवाल जो पूछा, ये सही सवाल है। वो उनको प्रजासत्ताक, प्रजातंत्र मंजूर नहीं है। उनको बाबा साहब ने जो संविधान निर्माण किया कांग्रेस की तहत से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, संविधान सभा से, वो उनको मंजूर नहीं है। उनको मनुस्मृति फिर लानी है, उनको जातीय व्यवस्था फिर लानी है, उनको भाईचारा पूरी तरह से मिटाना वो चाहते हैं। और किसी भी हालत में उनका कहना ही है, महाराष्ट्र के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो बावन कोल्हे जो अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि छोटे छोटे पक्ष के जो लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, उनके बीजेपी में लेना और पार्टी को ख़त्म करो। उनके अनंत कुमार हेगड़े जो भूतपूर्व जो एमपी थे कर्नाटक से, उन्होंने कहा कि हमें मेजोरिटी क्यों चाहिए, तो हमें मेजोरिटी इस वास्ते चाहिए कि पूरा संविधान हम बदलना चाहते हैं। उनको सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए, उनको धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहिए, उनको संघराज्य नहीं चाहिए, उनको भारत भाईचारा नहीं चाहिए, उनको केंद्र और राज्यों में जो सत्ता का बंटवारा जाए वो उनको नहीं चाहिए। अभी आप देखते हैं कि राज्यपाल यानी गवर्नर की ये ड्यूटी है कि राज्य के वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमुख है, घटनात्मक प्रमुख है, लेकिन हर एक जगह, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो झारखंड में हो, किसी भी वो जो प्रावधान जो करते, बिल जो मंजूर करते हैं, वो बिल को मंजूरी नहीं देते, वो अपनी मोहर नहीं उठाते। इस वास्ते केरल में 9 विधायक 9 बिल्स यानी जो मंजूर हुए कानून, उसको वो उनका सील नहीं किया, इस वास्ते वो पेंडिंग गए।
अभी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति है, उन्होंने कहा कि जो देश में जो गवर्नर्स है वो गवर्नर्स अपना कारोबार संविधान के तहत उन्होंने चलाना चाहिए। ये बुरी बात है कि हमको उन्हें कहना पड़ता है कि संविधान की तहत आप देश का राज्य का कारोबार चलाइए। तो इसी तरह देश में प्रजातंत्र प्रजासत्ताक पूरी तरह से मिटाने का, विरोधी पार्टियां पूरी तरह से खत्म करने का, कोई भी विरोधी मत, चाहे वो वर्तमान पत्र हो, चाहे वो एकेडमिशियन हो, विरोधी मत होना उसको एक दड़पशाही करने का, इसी तरह का सिलसिला और देश का प्रजासत्ताक पूरी तरह से मिटाकर यहाँ वन पार्टी रूल एंड वन पार्टी रूल यानी वन पर्सन रूल। एक पार्टी का मतलब ये होता है कि वन पार्टी अल्टीमेटली एक नेता चाहते हैं, जैसे कि मुसोलिनी थे इटली में, जैसे कि हिटलर थे। एक दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 75 ईयर्स जब सेलिब्रेट हम करते हैं तो मोदी जी एक बेनिटो मुसोलिनी इटली के और एडोल्फ हिटलर के लाइन पर चल रहे हैं। ये देश के लिए विनाशकाली मार्ग है और उसको हम नामंजूर करते हैं। सर मैं आपसे इसी के साथ एक प्रश्न पूछता हूँ कि वसुधैव कुटुंबकम आरएसएस या बीजेपी का है ना, वर्ल्ड में भी मोदी ही एक लीडर है जिन्होंने रशिया और यूक्रेन का युद्ध वगैरह वगैरह दुनिया में सब चर्चा चल रही है। जबकि अभी केजरीवाल को अरेस्ट किया तो जर्मनी ने भी उसका विरोध किया, इंग्लैंड ने किया, जर्मनी ने किया, अमेरिका ने किया, अभी इन्होंने भी किया। हाँ, लेकिन मैं प्रजातंत्र से ही वो एक सवाल करता हूँ कि ये जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये प्रजातंत्र जहाँ मजबूत जड़ें जिन देशों को मानी जाती है, उनके यहाँ भी धर्म है और एक तो अधिक संख्या में वो धर्म है। जैसे अमेरिका में बोलेंगे तो एक ही धर्म है, क्रिश्चियन ज़्यादा संख्या में, फ्रांस में हम लोग ज़्यादा संख्या में, लंदन में ज़्यादा संख्या में, लेकिन वो फिर भी धर्म को प्रजातंत्र से, प्रशासन से अलग रख सके, अपना देश क्यों नहीं कर सकता? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बुनियादी सवाल पूछा, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो यूरोपियन देश जो है और अमेरिका जो है वो धर्म और राजनीति ये दोनों में से पूरी हरकत करते हैं, पूरी तरह से अलग रखते हैं। उनके यूरोप में पूरी तरह से, यानी रशिया में भी पूरी तरह से क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन रिलीजन है, लेकिन उनके राजनीति में एक पक्षीय हुकुमशाही होने के बावजूद राजनीति में रिलीजन का यानी धर्म का कोई भी असर नहीं है, कोई भी उनका पूरी तरह से उन्होंने अलग रखा है। अभी बात यह है यूक्रेन और रशिया के युद्ध में यानी वॉर में मोदी जी चाहते हैं कि समेट होना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन मणिपुर के बारे में जो हिंसा चली जो है वो मणिपुर का सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालते हैं? यूक्रेन और रशिया ने जो आक्रमण किया उसका हम निषेध करते हैं और जो हमास ने भी किया इजराइल लोगों पर उसका भी हम निषेध करते हैं, लेकिन ये रशिया और यूक्रेन के बारे में इतनी दिलचस्पी रखने वाले पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, ये जो मणिपुर का जो सवाल जो है, वहाँ जो हिंसा चल रही है, वहाँ जो दो जमात में एक जैसा युद्ध जैसी परिस्थिति है, उसमें दिलचस्पी क्यों नहीं लेते, उसका निषेध क्यों नहीं करते? तो मुझे ऐसा लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम के नाते, जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा था, ये एक बोलने की परिभाषा है, लेकिन मोदी जी का अपने खुद के देश में जो आचरण है, जो वर्तन है, वो वसुधैव कुटुंब के खिलाफ है। जैसे कि कॉमन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया, कॉमन CAA, कॉमन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ओके, उसके बारे में क्या किया? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीनों देशों में से जो हिंदू आएंगे, जो क्रिश्चियन आएंगे, बुद्धिस्ट आएंगे, जैन आएंगे, सिख, ये सब लोगों को भारत में लिया जाएगा, लेकिन मुसलमान लोगों को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि इस देशों में मुसलमान को कोई तकलीफ नहीं होती। ये गलत बात है। पाकिस्तान में अहमदिया लोग जो है उनको तकलीफ होती है, बर्मा में जो रोहिंग्या लोग हैं उनको तकलीफ होते हैं, श्रीलंका में जो सियाली लोग हैं उनको तकलीफ होते हैं। तो ये कॉमन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का एक ही मकसद है कि ये तीनों देशों में से एक भी मुस्लिम भारत में आना नहीं चाहिए। तो मोदी जी का जो पूरा जो वर्तन जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने सवाल पूछा।
उनका पूरा वर्तन विवेकानंद जी ने जो कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए और विश्वगुरु होने की भारत की क्षमता है, ये सब बोलने की बात है, बोलने की परिभाषा है, वर्तन बिल्कुल इसके उल्टा है। सर मैं आखिरी में एक सवाल पूछूंगा क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारी लंबी चर्चा कर रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। लेकिन 25 नवंबर 1949 को जो बाबा साहब ने, आपने पढ़ा ही होगा वो भाषण, इस देश के संसद को इशारा किया था, इस देश के राजनीतिक पार्टियों को इशारा किया था उन्होंने, क्या उनका सुनने का ही नहीं ऐसा तय किया इस देश के पार्टियों ने? देखिए कि बाबा साहब के प्रति जो बोलते हैं और बाबा साहब का भी नाम भी लेते हैं, नया पार्लियामेंट के सदन में बाबा साहब की जो तस्वीर भी लगाई है, लेकिन बाबा साहब ने इस देश का जो इशारा दिया, बाबा साहब ने इस देश के प्रति जो जो कुछ कार्य किया, जो जो कुछ कदम उन्होंने लिए, जो प्रोग्राम रखे, उनका मोदी जी के राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है। जी उल्टा जी बाबा साहब ने जो जो किया उसका बिल्कुल विरोधी वर्तन मोदी जी कर रहे हैं। जी एक सीधी बात है कि बाबा साहब ने कहा था कि प्रजातंत्र यशस्वी होने के लिए एक मजबूत प्रभावी विरोधी पक्ष होना चाहिए, ऑपोजिशन पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल गलत है, नहीं करते हैं वो। दूसरी बात एक पॉवर्टी के बारे में मोदी जी कुछ भी नहीं बोलते। तीसरी बात यह है कि सेक्युलरिज्म के बारे में जो बाबा साहब ने इशारा दिया था कि सेक्युलरिज्म बुद्धिज्म का बाबा साहब ने स्वीकार क्यों किया? बुद्धिज्म एक सेक्युलर फिलॉसफी है, एक धर्मनिरपेक्ष फिलॉसफी है। वो रिलीजन नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो धम्म है। वो धम्म में उसका करुणा, कंपैशन, मैत्री, प्रज्ञा, शील, ये उसकी नींव है। मोदी जी का जो पूरा वर्तन जो है और भारतीय जनता पार्टी का 10 बरस का जो उनका कार्यकाल है, उनमें बाबा साहब ने जो कदम रखे, बाबा साहब ने जो प्रोग्राम सुझाए, बाबा साहब ने जो इशारा दिया, एक समझो कि आर्थिक विषमता के बारे में बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब को सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, सिर्फ राजकीय प्रजासत्ताक नहीं चाहते थे, उनको आर्थिक और सामाजिक लोकशाही चाहते थे, आर्थिक और सामाजिक प्रजातंत्र चाहते थे। उसका मतलब ये है कि इस देश में आर्थिक विषमता नहीं होना चाहिए। यहाँ देश में 10% लोगों के हाथ में 50% इनकम है, 10 लोगों के हाथ में 50% इनकम और 50% लोगों के हाथ में ओनली 26% इनकम है। इसका मतलब क्या होता है? इतनी बड़ी आर्थिक विषमता देश में है, उस देश में प्रजातंत्र सक्सेसफुल नहीं होगा। ये इशारा बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो अंतिम उन्होंने संबोधित किया, उसके बारे में इशारा दिया था। मोदी जी बाबा साहब का कभी कभी उल्लेख कभी करते मुझे मालूम नहीं, भाई यदि कहीं करते होंगे, ये हमें नामंजूरी इस वास्ते है कि बाबा साहब के जो उन्होंने कदम रखे, जो प्रोग्राम, उनके बिल्कुल विरुद्ध वर्तन करने का और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हम बाबा साहब ने बताई हुए मार्ग पर या रास्ते पर हम चल रहे हैं, एक दिखावा है। मैं आपको सादा एक ये करता हूँ, इतने प्रोग्राम मोदी जी ने किए, इतना बड़ा अयोध्या में राम का मंदिर किया, 5 बरस हो गए ईद मिल का बम्बई में जो बाबा साहब का राष्ट्रीय स्मारक निर्माण करने का जो भूमि पूजन मोदी जी ने किया, गए 5 बरस में आज तक एक पत्थर भी वहाँ उन्होंने नहीं रखा। इसका मतलब क्या है? तो बाबा साहब के प्रति उनका उल्लेख करना, उनका नाम लेना, ये सिर्फ दिखावा है। बाबा साहब का तत्वज्ञान, उनकी फिलॉसफी, उनका पूरा राजकारण, उनकी राजनीति और मोदी जी, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इतना ही नहीं, ये दुर्भाग्य की बात है कि जो बाबा साहब ने बताया उसके बिल्कुल खिलाफ मोदी जी का वर्तन दुर्भाग्य से हो रहा है। सर मैं लास्ट में एक क्वेश्चन करता हूँ, मुझे भी कहीं जाना है। लॉर्ड बुद्धा टीवी आपसे बहुत लंबी चर्चा करेगा क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट भी है, अम्बेडकरी बाबा साहब को अच्छे से जानते हैं, आप एक विद्यापीठ के ये रहे, कुलपति रहे। मुझे याद है आपने उस जमाने में पहली बार कोई कुलपति ने डायरेक्ट विरोध किया होगा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्योतिष शास्त्र जो विद्यापीठों में That is right, वो मुझे आपकी घटना मंजूर है कि yes. उस पद पर रहते हुए किसी ने ये कहा कि हम ये नहीं होने देंगे, वो बहुत ये था। मैं जाते जाते एक ही प्रश्न पूछता हूँ, फिर हम आपसे बार बार चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं कि अभी हमने आपका निवास भी देखा है। तो मैं ये पूछता हूँ कि अस्वस्थ प्रजासत्ताक जो आपकी किताब है, उस किताब के बारे में अम्बेडकरी समाज को आप क्या कहना चाहेंगे? अम्बेडकरी समाज को यह अस्वस्थ प्रजासत्ताक के संदर्भ में मैं
पूरी अम्बेडकर समाज को ये बताना चाहता हूँ, ये जो 2024 का यानी आज मई महीने में जो इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, वो इस देश में यदि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता पर आ गए तो इस देश में 2024 में होने वाला इलेक्शन ये अंतिम चुनाव होगा। वो चुनाव पर इलेक्शन वो विश्वास नहीं करते, प्रजासत्ताक पर विश्वास नहीं करते, प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं करते। तो मुझे बाबा साहब के जितने अनुयायी देश में हैं, जो प्रजातंत्र को मानते हैं, जो प्रजासत्ताक को मानते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता बुद्धिस्ट फिलॉसफी मानते हैं, उन लोगों को मेरा ये कहना है कि अपना वोट करते समय बिल्कुल सावधानी से करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये लड़ाई सिर्फ दो पार्टियों के बारे में नहीं है या मोदी जी और अपोजिशन पार्टी ऐसी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई देश का प्रजातंत्र बचाने के लिए, देश का प्रजातंत्र बचाने के लिए, देश की धर्मनिरपेक्षता बचाने के लिए, देश का भाईचारा बचाने के लिए ये लड़ाई है। और ये लड़ाई किसी भी हालत में अंबेडकर जी के, बाबा साहब के सब अनुयायियों को मेरा ये प्रणाम है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ये विनती है कि सावधानी से ऐसी हम कोशिश करनी चाहिए कि देश का प्रजातंत्र बचा रहे, देश का संविधान बचा रहे, देश का प्रजातंत्र बचा रहे, भाईचारा बचा रहे, देश की एकात्मता और देश का जो यूनिटी है वो बच रही है, देश की शांति बच रही है। इसके लिए ये लड़ाई हो रही है। वो लड़ाई किसी भी कीमत देकर हमें उसमें विजय प्राप्त करना चाहिए। तो हम लोग फिर से दर्शकों को बताता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दर्शकों को कि सॉरी इस वक्त, लेकिन साहब को इतना जानना है हमें, क्योंकि अध्यक्षीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, अलग अलग विषय है देश में, रशिया से लेकर हिटलर से तक ये हुकुमशाही प्रणाली, ऐसे बहुत सारा पढ़ाई जिस आदमी के पास है जिससे हम जानना चाहते हैं। लेकिन आज के दिन हम इतना ही कहेंगे आप लोगों को भी कि सर की वो जो किताब है अस्वस्थ प्रजासत्ताक, किसी भी माध्यम से आप मंगवा कर पढ़िए, पढ़कर किसी का विरोध करना, क्योंकि एक विचारवंत लोग, जो बुद्धिजीवी लोग, नहीं तो हर वक्त ये भूमिका रही है सर अम्बेडकरी समाज में कि जब भी कोई परिस्थिति आती है बुद्धिजीवी चुप बैठता है। बराबर, आपने वो आज की परिस्थिति में मैं वो बात सोचता था, आपने एक किताब लिखी कि ये मेरा जो समाज है गांव-गांव में सोचता है बाबा साहब के बारे में जानना, वो ये किताब पढ़े। मैं तो भी लाल बुल्ला टीवी की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किताब पढ़े और पढ़कर अच्छे स्टेटमेंट इस समाज में दे, ताकि ये मोदी जी के आज के जो वर्तमान परिस्थिति में धर्म के नाम पर, एक पार्टी के नाम पर जो हुकुमशाही चल रही, हमारा अम्बेडकरी समाज को रिक्वेस्ट है कि वो किताब सर की खरीदे या सर को कहीं बुलाए या सर के बड़े बड़े चर्चा सत्र का आयोजन करे। और इस परिस्थिति का हम बाबा साहब के लोग जितनी भी संख्या हमारी है वो इस परिस्थिति का मुकाबला पढ़ लिख कर करना चाहिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे बाप के बेटे हैं। बराबर। इसलिए फिर चाहे हम कांग्रेस के साथ हो, फिर चाहे बीजेपी किसी शिवसेना के साथ हो, या किसी राष्ट्रवादी के साथ हो, या किसी सामाजिक संगठन के साथ हो, लेकिन हमारा कदम जो है, जो सर ने जो उठाया है अस्वस्थ प्रजासत्ताक, ये इसको पढ़ लिख कर इस भारत को प्रजातंत्र, भारत को ये सारी चीज़ें, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये हमने सिखानी चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम बाबा साहब के असली बेटे हैं। तो सर ने ये जो अभी अपने सामने जो ये रखा है, बहुत सारी बातें और भी रखेंगे, लेकिन उस अस्वस्थ प्रजासत्ताक ये जो टाइटल है, इस टाइटल पर भी आप लोगों ने काम करना चाहिए। सर तो पूरे महाराष्ट्र में परिचित है, सर से संपर्क बनाना चाहिए या लॉर्ड बुद्धा टीवी से भी संपर्क बनाना चाहिए। इतना मैं आपको आह्वान करता हूँ। और ये एक अच्छी मुलाकात एक बड़े विद्वान आदमी के साथ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाले आदमी के साथ आज हुई है। तो ये आपका भी एक जो है उसमें योगदान होना चाहिए, ये सोचकर मैं आज की मुलाकात यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। सब लोगों को जय भीम, धन्यवाद।